नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। सोचो, जिस बेटी को तुमने गोद में खिलाया वही एक दिन ऑफिस वालों के सामने सबके बीच थप्पड़ मारकर तुम्हें घर से निकाल दे और तुम सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाओ। ये कहानी है गुलनाज की, एक माँ की, एक यतीम की और एक ऐसे दर्द की जिसे सुनकर आपका दिल फट जाएगा। बेटी ने मुझे अपने ऑफिस वालों के सामने थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था। उसके ऑफिस वाले सब हंस रहे थे जबकि मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटी को रहम ना आया। यह सब उसने अपने ऑफिस के मालिक के कहने पर किया था। मैं कई साल बाद सड़क पर खड़ी भीख मांग रही थी जब एक गाड़ी मुझे भीख देने के लिए रुकी। उस गाड़ी में वही शख्स बैठा था जिसने मेरी बेटी से कहा था अपनी माँ को घर से निकाल दो। मैं वहाँ से भागने लगी जब उस शख्स ने अपना मोबाइल खोलकर मुझे एक वीडियो दिखाई। मेरा दिल तो फट गया क्योंकि प्लीज़ मेरी प्यारी माँ, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लग रही है। मेरी बेटी कब से शोर मचा रही थी और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे। अच्छा चुप कर जा, लाती हूँ खाना। मैंने उसे तसल्ली दी तो वह चीख कर बोली, माँ तो कितनी देर से यही कहे जा रही है, अब तो खाना ला दे। उसकी बात सुनकर मैं बेबसी से उठी और घर से बाहर निकल आई। दिल तो मेरा कर रहा था कि किसी नहर में छलांग लगाकर अपनी जान ले लूं, या किसी गाड़ी के नीचे ही आकर मर जाऊं। मगर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होता, यही सोचकर मैं हिम्मत कर जाती। मैं चलते हुए घर से काफ़ी दूर निकल आई, मगर लौटकर तो वापस घर ही जाना था। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। तभी मेरी नज़र एक जगह पड़ी जहां कोई ज़मीन पर कागज़ के ऊपर चावल रख गया था। शायद चावल खराब थे या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थे। मैं फ़ौरन भागकर वहां पहुंची और चावल उठाकर सूंघने लगी। चावल इतने खराब भी ना थे कि खाए ना जा सकें। मैंने जल्दी से चावल कागज समेत उठाए और अपने दुपट्टे में छुपाकर घर की राह ली। शुक्र था कि आज मेरे बच्चे खाली पेट ना सोएंगे। मैं खुश होती जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। मेरा नाम गुलनाज है। मैं एक यतीम थी। मेरी पैदाइश के तुरंत बाद ही पिताजी का इंतकाल हो गया। माँ ने मुझे बड़े जत्न करके पाला था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। माँ ने जैसे तैसे करके मेरा खर्च उठाया। माँ के लिए एक बेटी को पालना भी बेहद मुश्किल था, जबकि साथ देने को कोई भी तैयार ना था। पिताजी के भाइयों ने कुछ साल तो माँ की मदद की, मगर फिर माँ को घर से निकाल दिया। यही हाल माँ के अपने भाइयों का था। उन्होंने माँ और मुझे घर में तो रख लिया, मगर वो अपनी पत्नियों के सामने मजबूर थे। माँ की भाभियाँ मिजाज की तेज और काफ़ी हद तक बदतमीज थी। मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे इतना याद ना था, मगर माँ अक्सर अपने बुरे वक्त को याद करती। उन्होंने माँ पर जो जो जुल्म ढाए, माँ को वो सब के सब याद थे। माँ अपने मरने से पहले तक वो जुल्म ना भूली थी, मगर माँ अपनी भाभियों का अंजाम ना देख सकी। मैंने उनका अंजाम देखा था। उनका अंत भी माँ से कुछ अलग ना था। वो भी ऐसे ही गरीबी की जिंदगी में अपने रब से जा मिली थी। किसी को उसके बेटों ने घर से निकाल दिया था तो किसी की बहू के साथ ना बनी। माँ कर्मों का फल देखने के लिए जिंदा ना थी, इसीलिए मैं माँ की फोटो के सामने माँ को बताती थी। माँ ने अपनी भाभियों के बुरे सलूक और भाइयों की लापरवाही के नतीजे में उनका घर छोड़ने का फैसला किया, तो किसी ने भी उन्हें ना रोका। माँ ने लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे जिंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिए। माँ इतनी मेहनत करती कि हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता। मैंने माँ की जिंदगी में तो गरीबी के दिन गुजारे, मगर माँ के जाने के बाद मेरे हालात कुछ बदल गए। माँ एक वक्त के खाने के लिए 100 जतन करती तो हम खाना खाने के काबिल होते। माँ के लिए मुझे पालना और ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, मगर माँ के जाने के बाद कुछ आसानियाँ पैदा होती गईं। कम से कम खाने पीने के लिए परेशान ना होना पड़ा।
माँ की मौत के बाद क्योंकि मैं अकेली रह गई थी, इसीलिए सब रिश्तेदार मेरी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। माँ के चाचा ने मुझे आंसू बहाते देखा तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले आए। मेरे सगे रिश्तों में से किसी ने भी इस बात पर कोई एतराज ना किया, बल्कि वो सब खुश थे कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाने से बच गए। मेरे पास इतनी गुंजाइश थी कहाँ कि मैं उनको मना कर सकूं। मेरा कोई साथ देने को तैयार ना था, इसलिए मैं चुपचाप माँ के चाचा के साथ चली आई। उनके हालात काफ़ी बेहतर थे। वो भी कोई बहुत अमीर शख्स तो ना थे, मगर फिर भी अच्छा कमाते थे। वो अच्छे से अपने बच्चों का खर्चा चला रहे थे। चाचा तो अच्छे दिल के मालिक थे, मगर उनकी पत्नी का दिल काफ़ी तंग था। माँ की मौत के बाद मैं चाचा के साथ चली आई तो उनकी पत्नी और बच्चों ने हैरानी से मुझे उनके साथ आते देखा। यह तुम किस मुसीबत को उठा लाए हो? उनकी पत्नी ने मुझे देखकर सबसे पहले यही शब्द कहे। मैंने माँ के साथ जो हालात देखे थे, उसके बाद मेरे बोलने की हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मैं तो चाचा की एहसानमंद थी कि वो मुझे यहाँ लाए थे। मैं उनकी पत्नी के आगे बोलती तक ना थी। उनकी पत्नी को कुछ दिन में ही एहसास हो गया था कि मैं सीधी सादी थी। वो मेरे साथ जैसा मर्जी सलूक कर सकती थी। वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन था जो मेरे हक में बोलता। इसीलिए चाची ने घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया। अब अगर मैं आ ही गई थी और मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उनके सिर पर पड़ गई थी, तो वो क्यों ना मेरा फ़ायदा उठाती। चाची को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया और अपने बच्चों के काम से लेकर कपड़े धोने, इस्त्री करने, बर्तन और खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर थी। मुझे इतने ज़्यादा लोगों का काम करने की आदत ना थी, क्योंकि घर में मैं और माँ ही होते थे। वैसे भी हमारे इतने काम कहाँ थे कि हम रोज़ नया नया खाना पकाते। माँ लोगों से ही मांग कर पका हुआ खाना ले आती तो हम माँ बेटी खा लेते, और कभी लोग खुद ही अपना बचा हुआ खाना हमारे घर दे जाते। माँ लोगों के घरों में काम तो करती थी, मगर माँ क्योंकि बीमार और कमज़ोर थी, इसीलिए उसको इतना काम ना मिल पाता और लोग उसे जल्दी काम से हटा देते और उसके किए गए काम में कमी निकालते। मैं क्योंकि छोटी थी, माँ के साथ काम करने ना जा सकती थी। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो माँ ने मुझे काम पर ले जाने से मना कर दिया। तू इतनी प्यारी गोरी चिट्टी है, तू तो लगती ही नहीं कि तू लोगों के घरों में काम करे। तू बड़े बड़े घरों में राज करने के लिए पैदा हुई है। मैं भला तुझे लोगों के घरों में काम करने के लिए क्यों लेकर जाऊं? मैं माँ से शिकायत भी करती कि हमारे हालात इतने ख़राब हैं। मैं लोगों के घरों में काम कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 4 पैसे हाथ आएंगे तो हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। मगर माँ ने मेरी बात कभी ना मानी। माँ हमेशा मेरे हाथ चूम लेती और कहती, यह हाथ काम करने के लिए नहीं बने। वो तो तुम्हारी किस्मत खराब थी जो तेरे पिताजी जल्दी चल बसे, वरना हमारे हालात अलग होते। तेरे पिताजी तुझे और मुझे, हम दोनों को ऐश करवाते और कभी यह बर्दाश्त ना करते कि हम लोगों के घरों में काम करें। माँ ने पिताजी की ज़िंदगी में जो राज किया था और जो ज़िंदगी गुजारी थी, माँ अब भी अपने आप को किसी घर की मालकिन समझती थी। हालांकि अब ऐसे हालात ना रहे थे। पिताजी को गुजरे इतने साल गुजर गए थे। माँ को अपनी असलियत कबूल कर लेनी चाहिए थी, मगर अभी तक माँ उसी दौर में जी रही थी कि जब पिताजी जिंदा थे। वो घर की रानी बनी फिरती थी। मैं घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। चाची मुझे काम सिखाती तो साथ में 4 बातें भी सुनाती कि मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया ना था। मेरी माँ मुझे कहाँ से कुछ सिखाती, उसको इतना मौका ही ना मिला था। घर में काम होता तो ही मुझे करना पड़ता, मगर हमारे घर में तो कोई काम ही ना था। जबकि चाची के अपने 4 बच्चे थे, जिनमें शादीशुदा बेटियां भी शामिल थी, जो अपने दर्जन भर बच्चों को लेकर हर दूसरे दिन आ दमकती।
चाची की एक छोटी बेटी भी काफ़ी बड़ी थी, मगर वो कोई काम ना करती। चाची ने कौन सा अपनी बेटी को कोई काम सिखाया था। उसकी बेटी नौकरी करती और वापस आकर सारा दिन आराम करती, किसी काम को हाथ ना लगाती। मैं अक्सर सोचती कि लोगों के दिल किस कदर तंग होते हैं। अगर चाची पर खुद ये वक्त और हालात आ जाते और लोग उसके साथ ऐसा सलूक करते तो उसकी अपनी क्या हालत होती। उसकी भी बेटियां थी, मगर फिर भी उसको मुझ पर कभी तरस ना आया, ना रहम आया। वो मुझ पर अपना गुस्सा भी उतारती, मुझे ताने भी देती और साथ साथ घर के सारे काम भी करवाती। इतना काम अगर नौकरानी से करवाया जाता तो उसकी अच्छी खासी तनख्वाह तय की जाती, मगर मुझे तो तनख्वाह भी ना मिलती थी। सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता, वो भी 1000 बातें सुनाने के बाद। मेरा यतीम होना मेरी अपनी पसंद ना थी, यह तो भगवान की तरफ से एक परीक्षा थी जिसमें भगवान ने मुझे डाला था। मैं हमेशा धैर्य और सहनशीलता पर कायम रही। माँ भी मुझे यही सिखाया करती थी कि दुनिया के हालात बदलते हैं और वक्त का पलटा पलटते ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए हमें हमेशा धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। चाची की जाति के बावजूद मैं खामोशी से हर काम में लगी रहती। मैंने ना कभी उसको किसी काम से मना किया था, ना कभी उसके सामने जुबान चलाई थी। फिर भी मैं उसकी पसंद में कभी शामिल ना हो पाई थी। मैं उसकी अपनी बेटी को देखती जो अपनी माँ के सामने तेज जुबान चलाती, तब भी वो उस पर जान लुटाती। मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आती। मेरा भला क्या कसूर था कि माँ और पिताजी दोनों ही मुझे इतनी छोटी सी उम्र में जालिम दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चले गए थे। वक्त गुजरता रहा, चाचा तो जैसे मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए थे। वो इसी बात पर आज तक शर्मिंदा थे कि उन्होंने मेरा बोझ उठाने की हामी भरी थी और अपनी पत्नी की इजाज़त के बिना मुझे यहाँ ले आए थे। अब चाची मेरे साथ जैसा भी सलूक करती, वो अपनी आंखें और कान बंद रखते। उनकी बेटी की उम्र काफ़ी हो गई थी, उन्हें उसकी शादी की फिक्र थी। बेटी की शादी के बाद बेटे के लिए बहू की तलाश शुरू कर दी थी। मेरे बारे में किसी ने ना सोचा। चाची चाहती थी कि वह बहुत अमीर घराने की बहू लाएं ताकि उनके हालात पहले से भी अच्छे हो जाएं। चाचा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। उनको अपनी पत्नी की किसी बात पर कोई एतराज़ ना होता, क्योंकि मैं चाचा की बेटी की शादी के कामों में व्यस्त रही थी। मुझे उनके घर आने वाले मेहमानों में से एक औरत ने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चाचा और चाची दोनों ही हैरान थे, क्योंकि मेरा रिश्ता इतनी अच्छी जगह से आया था। उनके हालात चाची से कुछ ही कम थे। चाची को यकीन ना होता कि यह यतीम लड़की ऐसे घर में ब्याह कर चली जाए। चाची ने एक बार अपनी तरफ से टाल मटोल से काम लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं विदा होकर इस घर से जाऊं। भला उनका सारे घर का काम कौन निपटाता। अभी उन्हें अपने बेटे की शादी करनी थी, घर में बहू लानी थी। शादी का कितना सारा काम होता है, वो मैंने ही संभालना था। लेकिन चाचा इस बार डर गए। वो यतीम बच्ची है, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा है तो उसकी शादी की फिक्र क्यों ना करूँगा। तुम रिश्ते वालों को बुलाओ, मैं देखता हूँ। अगर अच्छे लोग हुए तो मैं इसको भी विदा कर दूँगा। यह हमारी बेटी की तरह है। बल्कि मुझे तो पहले इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। चाचा ने अगले दिन मेहमानों को बुलावा भेजा। चाचा को लड़का पसंद आ गया था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ना था, मगर अच्छी नौकरी कर रहा था, मेहनती था और उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। यह सब बातें चाचा ने ही कही थी। वो शाम को ही मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे भूल की। तुम्हारी जिम्मेदारी तो ले ली थी, मगर वैसे नहीं उठा पाया जैसे मेरा फ़र्ज था। मैं जानता हूँ तुम्हारी चाची का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। तुमने जैसे उसके साथ गुजारा किया है, मैं तुम्हारे धैर्य और स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी वाली इज्जत और कदर ना दिलवा सका। चाचा की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। आप खामखा शर्मिंदा होकर मुझे भी शर्मसार कर रहे हैं।
मैंने चाचा को कहा तो वो कुछ संतुष्ट दिखाई दिए। फराज अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? चाचा ने मुझसे पूछा तो मैंने ना में सिर हिला दिया। मुझे भला क्या एतराज होना था। अच्छी जिंदगी गुजारने के सपने मेरे भी थे। चाचा की बेटी की शादी की तैयारियां होती देखकर मेरे अरमान भी जागते थे और मैं अपने जागते अरमानों को थपक थपक कर सुला देती। मगर ख्वाहिशें तो मेरी भी थी कि मैं विदा होकर किसी की जिंदगी में शामिल हो जाऊं, कोई मुझे भी इतना चाहने वाला हो कि मुझे आसपास के लोगों के रवैये की परवाह ना करनी पड़े। मेरी आंखों में अच्छे दिनों के सपने बसे थे। मेरा रिश्ता तय होते ही मैं सपनों की दुनिया में खो जाती। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई चाहने वाला हमसफर मिले ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी ज़िंदगी पर मुसीबतों का जो साया था वो ख़त्म हो सके। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ चाची का रवैया पहले से भी खराब होता गया। उसको इस बात की जलन थी कि चाचा मेरी शादी में कितने ही पैसे लगा देंगे। वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर से विदा हूँ या उनके पति को मेरी शादी पर खर्चा करना पड़े। वो मुझे कई बार सुना चुकी थी। अभी तो अपनी बेटी विदा की शादी के कर्ज में बाल बाल डूबा हुआ है। बेटे की शादी भी करनी है। अब इसकी भी शादी की जिम्मेदारी हमारे सिरों पर बिना वजह ही आ पड़ी है। ना जाने कितना पैसा लुटाएगा इसका चाचा। मेरा जब भी चाचा से सामना होता मैं उनको ज़रूर कहती कि वो मेरी शादी पर कोई खर्च ना करें, बल्कि उन लोगों को साफ साफ बता दें कि यह यतीम बच्ची है। अगर वो मुझे ऐसे ही ब्याह कर ले जाना चाहें तो ले जाएं। मगर चाचा हमेशा ही मेरी बात सुनकर मेरे सिर पर हाथ रख देते। ना बेटी ना, ऐसा नहीं सोचते। जो तेरे भाग्य का है तू ले जाएगी। मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जरिया बना हूँ, देने वाला तो भगवान है। मैं कौन होता हूँ किसी को देने वाला या किसी से हाथ रोकने वाला। तू ऐसी बातें ना किया कर। मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है तो तुझे अपनी बेटी सिर्फ कहा नहीं बल्कि माना भी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरह की कोई कमी ना रखूँ और तेरी शादी भी वैसे ही धूमधाम से करूँ जैसे अपनी बेटी की। तू भी तो आखिर मेरी बेटी ही है। चाचा के इतने शब्द और नरमी से भरा लहजा ही मेरे लिए काफ़ी था। मेरा दिल भर आता तो मैं चाचा से चेहरा छुपाकर उठ जाती। चाचा ने जैसे तैसे मुझे विदा कर दिया और मैं फराज की ज़िंदगी में चली आई। मैं शादी के बाद भी अपनी किस्मत से बहुत डरती थी कि कहीं मुझसे सब कुछ छीन ना लिया जाए, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मैं फराज के साथ सुखी ज़िंदगी गुजारने लगी। फराज एक अच्छे पति साबित हुए। वो मेरा बेहद ख्याल रखते। मैं बहुत खुश थी। रुपए पैसे की भी कोई ज़्यादा तंगी ना थी। मुझे तो रूखी सूखी खाकर गुजारने की आदत थी, इसीलिए मेरे लिए फराज की थोड़ी कमाई भी बहुत थी। घर में मेरी सास मौजूद थी। फराज उनके इकलौते बेटे थे। मैं तो वैसे ही प्यार और मोहब्बत को तरसी हुई थी। मुझे सास का प्यार नसीब हुआ तो मैं उनको अपनी माँ की तरह समझने लगी। मैं उनकी सेवा करती और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करती। इसीलिए मेरे पति भी मुझसे खुश थे, क्योंकि मैं उनकी माँ की सेवा में जुटी रहती। मेरी सास दिन को रात कहती तो मैं रात ही कह देती और वो रात को दिन कहती तो मैं भी दिन ही कह देती। मैंने कभी भी उनकी किसी बात से या फरमाइश से मना ना किया। घर में उनका ही सिक्का चलता। वो जो कहती मैं वही खाना बनाती और हमेशा उनकी बात मानती। इसीलिए हमारे घर का माहौल बहुत सुखी था। भगवान ने मुझे सबसे पहले एक बेटी से नवाजा। मुझे डर था कहीं मेरी सास और मेरे पति का रवैया बेटी के पैदा होने के बाद बदल ना जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि लड़कियों को हमारे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। फराज अपनी बेटी को बहुत चाहते थे और मेरी सास भी उस पर जान लुटाती थी। मैं खुश थी, भगवान का शुक्रिया करते ना थकती थी, क्योंकि उसने मुझे इतना कुछ दिया था कि मेरी औकात भी इतनी ना थी। फराज अपनी बेटी से प्यार करते तो मैं उनको चाहत से देखा करती थी। एक वक्त ऐसा था जब मुझे भी पिता की ज़रूरत थी, मगर मेरे सिर पर पिता का साया ना था। मैं इस बात पर खुश होती
कि मेरी बेटी के सिर पर पिता का साया है और वो उसके प्यार की हकदार है। मेरी शादी को 10 साल का समय गुजर चुका था। मेरी बड़ी बेटी 8 साल की थी, जबकि बेटी के बाद भगवान ने मुझे 2 बच्चों से और नवाजा था। हमारे घर में रुपए पैसे की तंगी ना हुई थी, क्योंकि समय के साथ फराज की तनख्वाह भी बढ़ती गई। एक दिन अचानक मेरी सास की मौत हो गई। मैं उनकी मौत पर बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ एक बार फिर चल बसी हो, मगर इस बात पर दिल को शांति भी थी कि वो मुझसे खुश होकर इस दुनिया से गई थी। वो अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में भी मुझे दुआएं आशीर्वाद देती ना थकती थी। मैंने उनकी इतनी सेवा की थी कि जितनी सेवा मुझे अपनी माँ की करने का भी मौका ना मिला था। वो मुझे हर पल दुआएं देती। मैं खुश थी और इस बात का पूरा यकीन था कि भगवान मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी सास की दुआएं शामिल थी। मगर ऐसा ना हुआ। कुदरत की क्रूरता कि मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। आगे आप मैंने खुश दिल से अपने पति का स्वागत किया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा उठे। बच्चे अपने पिता को देखकर भागे आ गए थे। पिताजी, आप हमारी चीजें लाए हैं। बच्चों ने उनके हाथ में पकड़ी चीजों को उत्सुक नजरों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, इसमें सारा सामान मौजूद है। देख लो, अगर कोई चीज रह गई हो तो बाद में ला दूंगा। बच्चे अपना पसंदीदा सामान लेकर भाग गए। मैं खाना लाती हूँ आपके लिए, मैं कहती हुई रसोई की तरफ बढ़ी तो फराज ने मुझे रोक दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, आज बाहर खाना खाकर आए हैं क्या? मैंने नकली गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। जानते थे कि मैं उनके बिना रात का खाना नहीं खाती थी, इसीलिए वो बाहर से कभी खाना नहीं खाते थे। नहीं, बाहर से नहीं खाकर आया, बस यूं ही दिल नहीं कर रहा। पर ऐसा करो, तुम खाना ले आओ, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। उनकी बात सुनकर मैं खुशी खुशी खाना लेने चल दी। मैं खाना गर्म करके लाई तो उन्हें अपना सीना पकड़कर बैठे देखा। उनके चेहरे पर दर्द के लक्षण थे। ठीक तो है। मैं खाने की ट्रे रखकर परेशानी से उनकी तरफ बढ़ी। हाँ, ना जाने क्यों मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है। उन्होंने अपना सीना मसलते हुए कहा। तो मैं परेशान हो गई। ज़्यादा दर्द है तो उठिए, अस्पताल चलते हैं। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो अपना सीना पकड़कर बैठते चले गए। वो दर्द की वजह से बेहोश हुए तो मैं घबराहट में बाहर की तरफ भागी और मोहल्ले में रहने वाले उनके दोस्त विजय को बुला लाई। भाभी, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। एम्बुलेंस ना जाने कब आए, हम खुद ही ले चलते हैं। मेरा दिल बैठे जा रहा था। मैं बच्चों को घर में ही विजय की पत्नी के पास छोड़कर उनको रिक्शे में डालकर अस्पताल ले गई। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरे होठों पर प्रार्थनाओं के सिवाय कुछ ना था। वही हमारा एकमात्र सहारा थी। मैं अब अकेली ना थी, मेरे साथ 3 बच्चों का साथ था। हे भगवान, कृपा कर, रहम कर, मेरे पति को नई जिंदगी दे। माँ की मृत्यु से पहले भी मैंने ऐसे ही तड़प तड़प कर दुआएं की थी, मगर माँ ना बची थी। भाभी, फराज चल बसा। विजय ने मुझे कुछ ही देर में आकर भयानक खबर सुनाई तो मैं शून्य नजरों से उसे देखने लगी। उसकी अपनी आंखें भीगी हुई थी। मैं चीखे मारकर रो दी। मैं जानती थी इस सदमे से मैं सारी जिंदगी निकल नहीं पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं किस्मत ही खराब लेकर आई थी। मुझे खुशियां रास नहीं आती थी और इस बार मेरी बदकिस्मती का शिकार मेरे बच्चे भी बनने वाले थे। सास की मृत्यु के 2 साल बाद ही मेरे पति भी मुझसे रूठकर चले गए थे। मैंने कभी सोचा ना था कि मेरे बच्चे भी वैसे ही यतीमों वाली जिंदगी गुजारेंगे जैसे मैंने गुजारी थी। मैं जिन हालात से डरती थी, मुझे उन्हीं हालात का सामना करना पड़ रहा था। फराज के बाद से मेरी जिंदगी में सुकून और खुशियां आई थीं, मगर वो खुशियां ज़्यादा समय तक टिक ना पाई। मुझे यह मालूम था कि मुझसे सब कुछ एक झटके में ही छीन लिया जाएगा। फराज की मौत के बाद से घर का गुजारा करना कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा मुझे चंद दिनों में ही हो गया था।
घर के कई खर्च थे, फिर मेरे बच्चों को अच्छा खाने पीने की आदत थी, क्योंकि उनके पिता ने हमेशा उनको ऐश करवाए थे। वो जो भी फरमाइश करते मेरे पति उनके लिए ले आया करते थे, मगर अब मुझ में इतनी ताकत कहाँ थी कि मैं अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर सकूं। 2 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल था। मैं फिर भी घर से निकल पड़ती ताकि किसी काम की तलाश कर सकूं और अपने बच्चों को पेट भरकर खाना नसीब करवा सकूं, मगर मुझे कोई काम ही ना मिलता। मैंने 1-2 घरों में काम करना शुरू किया, मगर एक घर के मालिक ने मुझसे गलत होने की कोशिश की तो मैं वहां से भाग गई। मुझे माँ की नसीहत भी अभी तक याद थी। वो मुझे लोगों के घरों में काम करने से मना करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब दोबारा कभी किसी के घर में काम ना करने जाऊंगी। फराज के दोस्त विजय ने मेरा बहुत साथ दिया था। उनके संस्कार से लेकर दूसरी रस्मों में भी मैंने काफ़ी खर्चा किया। कुछ समय तक उसकी पत्नी भी उसके साथ आती रही, मगर फिर उसने आना छोड़ दिया। विजय बच्चों के लिए फल वगैरह ले आया करता तो बच्चे खुश हो जाते। मैं उसको मना करती, भाई बच्चों के लिए कुछ ना लाया करो, बस उनके सिर पर हाथ रख दिया करो, यही काफ़ी है। वो अक्सर जाते हुए मेरे हाथ पर पैसे रख जाता। भाभी आप मेरी बहन हो, मुझसे जितना बन पड़ा मैं ज़रूर करूँगा। मैं उसकी शुक्रगुजार थी। एक दिन उसकी पत्नी गुस्से से भरी मेरे घर आ गई। उसने मुझे बिना वजह बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं विजय की अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हूँ। यह क्या कह रही हो तुम? वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। छोटे भाइयों की तरह है पर छोटा भाई नहीं है। तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। उसका अपना घर, पत्नी, बच्चे हैं। हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं होता और वो तुम्हारे खर्च की फिक्र करता फिरता है। मैं हैरानी से उसे सुनती रही। मैं जितना सफाई देने की कोशिश करती वो उतना ही भड़क रही थी। मैंने उसको कब कहा कि वो खर्चा दे? तुम्हें उस पर भरोसा नहीं तो जाकर उसको काबू में करो, मुझे क्यों कह रही हो? मैंने गुस्से में कहा तो वो बड़बड़ाती और मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती चली गई। मुझे उसकी सोच पर बेहद अफसोस था। उसकी सोच कितनी घटिया थी। भाभी मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसका तो दिमाग खराब है। विजय अगले दिन ही आ गया था। मैंने कभी गलत इरादे से आपकी मदद नहीं की। मैं जानती हूँ भाई, तुम फिक्र ना करो, बस अपना घर बचाओ और हाँ यहाँ मत आया करो। आपकी मदद के बिना भी हमारा गुजारा हो जाएगा। मैंने उसे अपने घर आने से साफ मना कर दिया तो वो सोच विचार में पड़ गया। अगर आपसे एक बात करूं तो बुरा मत मानिएगा। मेरे इरादे और नीयत दोनों साफ हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लें। वो नजरें झुकाए बोला ताकि मेरी पत्नी को इल्ज़ाम लगाने का मौका ना मिल सके और मैं आपकी मदद भी कर सकूं। इस वक्त आपको किसी सहारे की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। मैं उसे अपना भाई मानती थी। मैंने उससे कहा, यानी कि आप अपनी पत्नी को उसके इल्ज़ाम सही साबित करने का मौका देना चाहती हैं? तो और क्या करूं, आपको ऐसे अकेला छोड़ दूं? उसका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे पास आपकी मदद करने का बहाना तो होगा। आप अच्छी तरह सोच समझ लें। बच्चों का साथ है, आप अकेली कैसे पालेंगी? विजय को मैं जानती थी कि वो जोश में आकर यह फैसला कर रहा था। उसकी पत्नी ने ही उसके दिमाग में यह बात डाल दी थी। वो भी कितनी बेवकूफ़ थी, ना जाने क्या क्या सोचकर बैठी थी। उसके मन गढ़ंत ख्यालों और सोच ने उसको बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। अगर मैं विजय को हाँ कह देती और उससे शादी कर लेती तो उस औरत पर क्या गुजरती, यह बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मगर वो खुद ही सबकी जिम्मेदार थी। अपने पति के दिलो दिमाग में ही उसने यह बात डाली थी। मगर मैं किसी का घर ना उजाड़ना चाहती थी। सिर्फ अपनी खातिर या अपने बच्चों की खातिर मैं उसके घर पर डाका क्यों डालती? मैं इतनी स्वार्थी ना थी। मैंने विजय को शालीनता से मना कर दिया तो वो चुपचाप उठकर चल दिया। शादी तो मैं ज़रूर करूँगा, आपसे नहीं तो किसी और से सही। वो जिद से बोलता उठ खड़ा हुआ।
वो जिद में आकर यह फैसला कर रहा था। कल को उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ सकता था। घर में भूख की नौबत आ पड़ी। मेरे बच्चे अलग चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि एक तो पिता से जुदाई का गम, दूसरा भूख से बेहाल। बच्चों को देखकर समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बच्चों का सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन मुझ पर ही उतरता। मैं भी क्या करती, मैं खुद बेहाल थी। फराज जैसे अच्छे जीवन साथी से दूरी मुझे खुद कहाँ बर्दाश्त थी। मैं बच्चों की खातिर हौसला किए हुए थी, वरना शायद खुद को ख़त्म कर लेती। मैंने सारी ज़िंदगी मुसीबत ही उठाई थी। अब तो मैं मुसीबतों की आदी हो गई थी, मगर बच्चों का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं खाने की तलाश में निकल पड़ती और जहाँ कहीं भी मुझे खाना पड़ा मिलता, मैं अपने बच्चों के लिए ले आती। मैंने एक बार एक गली से बचे हुए चावल उठाकर अपने बच्चों को खिलाए और उसके बाद मैं दोबारा उस जगह पर पहुंची। वहां लोगों ने अपने घर का कचरा फेंक रखा था। मैं कचरा चुनने लगी और कचरे में से चीज़ें उठाकर बाजार में ले जाकर बेचने लगी। उससे मेरे हाथ में 4 पैसे आ जाते, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आती। कचरे में लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी फेंकी होती जो कबाड़ की दुकान पर अच्छे दामों में बिक जाती थी। मुझे उससे 4 पैसे हाथ आने लगे तो मैंने यही काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चों का पेट पालने लगी। कम से कम मैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम तो कर रही थी। मेरे बच्चे भूख से नहीं मर रहे थे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। उनकी फरमाइशें और ख्वाहिशें पूरी करना मेरे हाथ में ना था, मगर उनका पेट भर रहा था। मैं अपने बच्चों पर प्यार की दौलत लुटाने लगी। मैं समझती थी कि उनके सिर पर पिता का साया मौजूद नहीं, एक माँ ही उनके पास है। उनकी माँ को तो उनका साथ देना चाहिए। मैं उनके गुस्से और बदतमीजी के बावजूद भी उनके साथ प्यार से पेश आती। मैंने ना कभी उनको डांटा था और ना कभी उनको मारा था, बल्कि मैं हमेशा उनके साथ प्यार से ही पेश आने की कोशिश करती। मैंने कचरा चुनकर अपने बच्चों को पालना शुरू कर दिया। मैंने यह बात अपने बच्चों को ना बताई। मैं नहीं चाहती थी कि उनका दिमाग खराब हो। मेरी बड़ी बेटी अंबर एक होशियार बच्ची थी। वो बहुत संवेदनशील भी थी। वो छोटी बात दिल से लगा लेती। उसे अपने पिता की मौत का बहुत अफसोस था और वो इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अपने पिता को नहीं भूली थी। मैंने उसको पढ़ाई करवाई ताकि कल को उसे मेरी तरह कचरा ना चुनना पड़े। अंबर ने 12वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैं चाहती थी कि वो अभी और पढ़ाई कर ले, मगर उसे अपने हालात बदलने का बहुत शौक था। माँ, कुछ नहीं होता, पढ़ाई तो मैं नौकरी के साथ भी जारी रख सकती हूँ। बस तुम प्रार्थना करो कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मैं प्रार्थना करूँगी। मैंने अंबर को उम्मीद तो दिला दी थी, मगर मैं खुद मायूस थी। मेरी प्रार्थनाएं कहाँ कबूल होती थीं। मैं यह भी नहीं चाहती थी कि वो बाहर की दुनिया में निकले। अकेली औरत का समाज में क्या स्थान था मुझे अच्छी तरह मालूम था। घरों से बाहर मौजूद भेड़िए लड़कियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते। अंबर तो अभी बहुत छोटी और मासूम थी। उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश थी। माँ, होटल में बचा हुआ खाना भी घर ले आया करूँगी और मुझे तो एक वक्त का खाना वही मिलेगा। मैंने फीकी सी मुस्कान से उसे देखा, जो अपनी खुशी के शिखर पर थी, जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। मेरा दिल डर और खौफ से बेचैन था। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना, तो उसे कभी अकेला ना छोड़ना। मैं उसके चमकते चेहरे को देखकर प्रार्थना करने लगी। अंबर को नौकरी करते अभी पूरा महीना हुआ तो वो खुशी से अपनी तनख्वाह से छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ चीज़ें खरीद लाई। माँ, पिताजी को भी जब तनख्वाह मिलती थी तो वो ऐसी ही चीज़ें ले आया करते थे ना। वो बोली तो मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसे अपने पिता की एक एक बात याद थी। अंबर, तुम कुछ पैसे जमा करो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। मैं किसी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करें। मैंने चिंतित अंदाज में अंबर से कहा। जब से वो नौकरी पर जाने लगी थी, मेरा दिल उसकी तरफ से परेशान ही रहता।
इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं उसे जल्द से जल्द विदा करके उसके घर भेज दूं। क्या माँ, अभी तो मैंने नौकरी शुरू ही की है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, उनको अच्छा खाना खिलाना है। अभी से मैं पैसे जमा करके क्या करूँगी। अब आप नौकरी छोड़कर घर में बैठो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगली बार से मैं आपको घर के खर्चे के लिए अलग से पैसे दूंगी। इस बार मैंने कुछ खरीदारी कर ली। मैंने उसे यही बता रखा था कि मैं किसी क्लिनिक पर सफाई का काम करती हूँ। अंबर की नौकरी से घर का खर्चा चल निकला था, मगर मैं फिर भी उसकी नौकरी पर जाने के बाद कचरा चुनने निकल जाती। अंबर तो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी कमाई में से उसकी शादी के लिए पैसे जमा करूं। वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, मगर मैं अपनी कमाई में से उसके लिए पैसे जमा कर सकती थी। कचरा चुनकर बेचने से रोजाना के पैसे मिल जाते और मैं वो जमा करती तो पूरे महीने के बाद कुछ रकम तो बन ही जाती। एक दिन मैं कचरा इकट्ठा कर रही थी कि मुझे अपने पीछे अंबर की अफसोस से भरी आवाज़ सुनाई दी। माँ, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने पलटकर उसे देखा तो वो हैरानी और अफसोस से कभी मुझे तो कभी मेरे हाथ में पकड़ी बोरी को देख रही थी जिसमें कचरा भरा था। यह क्या कर रही हो तुम? वो समझ तो गई थी, मगर फिर भी हैरानी से पूछ रही थी। कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही। मैंने कचरे से भरी बोरी अपने पीछे छुपाने की कोशिश की तो वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ गई। मैं भी बोरी लिए उसके पीछे चल दी। यह उसके आने का वक्त तो ना था। मैं कचरा उठाने के लिए हमेशा वो वक्त तय करती थी जब बच्चे स्कूल हों। जब वो स्कूल के लिए निकलते थे तो मैं भी कुछ ही देर में निकल पड़ती और उनके स्कूल से आने से पहले पहले मैं कचरा बेचकर वापस आ जाया करती। अंबर, मेरी बात सुन। मैं उसे पुकारती उसके पीछे चल दी, पर मेरी आवाज़ पर वो ना रुकी और ना ही पलटी। अंबर, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? घर पहुंचकर मैंने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तुम्हारा? बेटी, कुछ पैसे और हाथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने धीमे लहजे में कहा। माँ, यह गंदगी चुनने से भला क्या पैसे हाथ आएंगे? वो नफरत से बोली। तो मुझे कुछ अफसोस हुआ। सारी जिंदगी यही गंदगी चुनकर तुम लोगों को इतना बड़ा किया है। मैं गुस्से में खुद ही अपना राज खोल गई। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। क्या कह रही हो तुम? तुमने कचरा इकट्ठा करके हमें पाला है। उसको यह बात समझ नहीं आ रही थी। तभी मोहल्ले वाले हमें अजीब नज़रों से देखते हैं। माँ, तुमने सारी जिंदगी हमें शर्मिंदा करवाया। क्यों? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? मेहनत की कमाई खिलाकर तुम लोगों को पाला है। मेहनत की है, यतीम थे तुम लोग। ऐसे में गुजारा करना कितना मुश्किल था। तुम्हें एहसास भी है इस बात का? मेरे गले में आंसुओं का फंदा सा अटक गया। यह कौन सी मेहनत है? और मेहनत की कमाई लोगों की फेंकी हुई चीज़ों में से चीज़ें उठाकर बेच देना, ना तो उसमें मेहनत है और ना ही यह मेहनत की कमाई है। वो कड़वे लहजे में बोली तो मेरे दिल को ठेस पहुंची। सारी जिंदगी जिस कमाई पर पली थी वो उसको हराम की कमाई समझ रही थी। तुम लोगों के घरों में काम कर लेती माँ, अपनी इज्जत यूं ना गवाती। वो चुभते हुए लहजे में बोली। उसे क्या मालूम मैंने अपनी इज्जत कैसे कैसे बचाई थी। उसके पिता के मरने के बाद सारे मोहल्ले को मालूम था कि यह अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। ना जाने कितने लोगों ने मुझको परेशान करने की कोशिश की। गली के कुत्ते मेरे उन दुखों से वाकिफ थे, क्योंकि मेरा पीछा करने वालों को हमेशा वही भौंक कर भगाया करते थे। कभी किसी इंसान ने मेरी मदद ना की, बल्कि वो तो दिलचस्पी से तमाशा देखते। वो तुरंत अपना सामान समेटने लगी तो मैं कुछ हैरान हुई। तुम कहाँ जा रही है? मुझे बॉस ने पेशकश दी थी कि वो मुझे रहने की जगह देंगे, मगर मैंने मना कर दिया। अब सोचती हूँ वहीं जाकर रह लूँ। यहाँ नहीं रह सकती मैं। यह क्या कह रही हो? ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है भला? और फिर ना जाने उसकी नीयत कैसी हो, कहीं वो तुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे।
मैंने परेशानी से कहा, नहीं माँ, अब तू ही इधर रहना, मैं तो यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ कचरा चुने। अगर मेरी किसी सहेली ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और तुम तो मानोगी नहीं, आखिर तुम्हारी इतने सालों पुरानी आदत है। वो मुझे बहुत दुख पहुंचा रही थी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। तुम रहो इस घर में, मैं ही चली जाती हूँ। मैंने तंग आकर कहा तो वो साफ बोली, चली जाएं यहाँ से, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पाल सकती हूँ, वो भी कचरा उठाए बिना। वो सख्ती से बोली तो मैं आंसू बहाती अपना मुंह छुपाकर घर छोड़कर बाहर निकल आई। उसने मुझे छोटे बहन भाइयों के सामने बेइज्जत करके घर से जाने को कह दिया था। मैं भी गुस्से से बाहर निकल आई। मैं कहाँ जाती, गली की नुक्कड़ पर बने एक शेड के नीचे बैठ गई। आंसू मेरी आंखों से रुक नहीं रहे थे। कभी सोचा ना था कि मेरी बेटी, जिसे मैंने मुसीबतों के साथ पाल पोस कर जवान किया था, वो मुझे ही घर से निकाल देगी। इतनी रात को मैं कहाँ जाती। वहीं सड़क पर लेट गई और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे मेरी आंख कुत्ते के भौंकने की आवाज़ों से खुली। वो बेटी के घर की तरफ मुंह किए लगातार भौंक रहे थे। अभी सुबह का उजाला इतना नहीं फैला था। मोहल्ले की कुछ औरतें भी बाहर निकली थी। मैं परेशानी में आगे बढ़ी और घर का दरवाज़ा पीट डाला। दरवाज़ा कौन सा इतना कोई मजबूत था। फौरन कुंडी खुल गई। मैं ही अंदर दाखिल हुई। अंदर के हालात देखकर मेरे दिल पर सन्नाटा छा गया। मोहल्ले वाले भी मेरे पीछे चले आए। मेरे बच्चों को कुर्सियों से बांधा गया था, जबकि वो बेहोश थे। मेरी बड़ी बेटी अंबर बिस्तर पर पड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गई और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश दिलाया। माँ, मुझे वो लोग मार डालेंगे, मुझे बचा लो। वो घबराहट में बोलती मेरे अंदर छुपने लगी। कौन लोग मारना चाहते हैं? वो मेरे बॉस के आदमी और मेरा बॉस। खुद भी वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो अच्छे स्वभाव का इंसान नहीं था। शादी के बहाने मुझे धोखे में रखकर वो सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया था। आज रात वो अपने आदमियों के साथ घर में घुस आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो कहता था, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू किसी और के काबिल नहीं रहेगी। उसने छोटे बहन भाइयों को बेहोश करके बांध दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मगर कुत्ते भौंकने लगे और लगातार ज़ोर से भौंकने लगे कि कुछ ही देर में वो लोग डरकर भाग गए। अंबर की बात सुनकर सभी हैरान थे। वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मगर अगर कुत्ते ना भौंकते तो किसी को मालूम भी ना होता कि अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि जानवरों ने इंसानों से बढ़कर साथ दिया था। इंसान को ख़त्म करने की ठान ली थी। उन जानवरों ने मेरा भी बहुत साथ दिया था। मैंने भी संतुष्ट होकर कहा, अंबर को इस घटना से अच्छा सबक मिल गया। माँ, मैं अब नौकरी पर नहीं जाऊंगी। वहाँ का मालिक बहुत बड़ा बेशर्म इंसान है। अंबर ने ऐसे कहा तो मैंने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। मैं तो पहले ही तेरी नौकरी के हक में नहीं थी। मुझे सब मालूम है कि बाहर के हालात कितने ख़राब हैं, इसीलिए तो मैं कोई नौकरी ना कर सकी। मजबूर औरतों का फ़ायदा ये लोग ज़्यादा आसानी से उठा लेते हैं। माँ, मुझे तेरा कचरा चुनने पर कोई एतराज़ नहीं। अकेले बच्चे पालना कितना मुश्किल है, मुझे अब अंदाज़ा हुआ। अंबर ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान को खड़ा देखकर मैं हैरान हुई। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो अपने बारे में बताने लगा। मेरा नाम हसन है, मैं अंबर के साथ काम करता हूँ। अंबर कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही, इसीलिए मैं इसका पता करने आया हूँ कि सब ठीक तो है। वो बोला तो मैंने एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। अंबर उसे देखकर बहुत हैरान थी। तुम यहाँ कैसे? वो तुम काम पर नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं जाकर पता करूँ। वो झिझकते हुए नज़रें झुकाए अंबर से बात कर रहा था। हाँ, मैंने वो नौकरी छोड़ दी है, अब मैं कभी काम पर नहीं आऊँगी।
अंबर सुकून से बोली तो वो ठंडी सांस भरकर रह गया। हसन एक दो बार दोबारा अंबर के पास चक्कर लगाने आया। आंटी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। वो हाथ रगड़ता नजरें झुकाकर बोला। तो मुझे कुछ अंदाजा तो हो गया था कि वो क्या कहना चाहता था। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने नरमी से कहा तो उसका हौसला बढ़ गया। दरअसल मैं अंबर को पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने अंबर से बात की मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। उसकी बात सुनकर मैंने गौर से उसे देखा। उसे देखकर अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक शरीफ लड़का है। मुझे अंबर की शादी की फिक्र थी और उसका बॉस पहले ही गलत नीयत से पेशकश कर चुका था। ठीक है, मैं अंबर से बात करके बताऊंगी, मैंने हसन को तसल्ली भरा जवाब दिया। अंबर, हसन से शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अंबर से पूछा तो वो चौंक गई। क्या हसन ने आपसे कुछ कहा है? हाँ, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुमने उसे मना क्यों किया? माँ, मुझे शादी नहीं करनी थी और वैसे भी मैं इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। उसकी बात भी ठीक थी, अपनी माँ पर तो भरोसा करती हो ना, बस फिर मुझ पर भरोसा रखो। मैंने हसन को कहा कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजें। वो भी कुछ दिन में ही अपने माता पिता और बहन को लेकर चला आया। सच में वो अच्छे और शरीफ लोग थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब ना था कि मैं क्या काम करती हूँ और क्या नहीं। उन्होंने बहुत खुशी से अंबर का हाथ मांगा। मैंने उन्हें साफ बता दिया मैं ना तो दहेज दे सकती हूँ और ना ही कोई गहने। कैसी बातें कर रही हैं आप बहन? जिसने बेटी दे दी उसने समझो सब कुछ दे दिया। भला बेटी से भी कीमती कुछ होता है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। बस आप अंबर बेटी को हमें सौंप दें। मैंने अंबर को 2 जोड़ों में विदा कर दिया। मैं प्रार्थना करती थी कि वो अपने घर में खुश रहे। अंबर ने शादी के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसके पति और ससुराल वालों को कोई एतराज नहीं था। कुछ समय में उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई तो उसने मुझे काम करने से मना कर दिया। माँ, मेरी कमाई सिर्फ आप और मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए होगी। हसन को इस बात पर कोई एतराज नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादीशुदा बेटी की कमाई खाऊं, मगर उसने इतना जोर दिया कि मैं मान गई। उसके पति ने नौकरी छोड़कर अपने पिता की रिटायरमेंट के बाद कारोबार शुरू किया जो अच्छा चल रहा था। मैं संतुष्ट थी कि अंबर की जिंदगी खुशियों से भरी थी। उसके पति समेत सभी ससुराल वाले उसका ख्याल रखते। वो अपने घर में बहुत खुश थी। मैं अपने बाकी 2 बच्चों पर पूरा ध्यान देकर उन्हें पाल रही थी ताकि भविष्य में वो भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाएं और उन्हें किसी तरह की तंगी का सामना ना करना पड़े। वक्त गुजरता गया, अंबर की नौकरी पक्की हो गई और हसन का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरे दोनों छोटे बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक बेटा इंजीनियर बना और छोटी बेटी टीचर। मैंने फिर कभी कचरा नहीं उठाया। अंबर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब तुम्हारी बारी है राज करने की। पिताजी का सपना सच हुआ। उस दिन जब गाड़ी में बैठे उस शख्स ने मुझे वीडियो दिखाई थी। 2 हफ्ते पुराना रॉयल पैलेस होटल का सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा था। होटल का मालिक मिस्टर सेठी किचन में लड़कियों को अकेला पकड़कर बदतमीजी कर रहा था। जब लड़कियां चिल्लाई तो उसने धमकाया, चुप रहो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। किसी ने उसी रात छुपकर ये वीडियो बनाई और पुलिस को दे दी। एसीपी राणा माँ के पास क्यों आए? उनको जब पता चला कि इनकी बेटी के साथ भी यह सब हुआ था तो वो उन्हें बताने आए थे। एसीपी राणा ने माँ को गाड़ी में वीडियो दिखाई और बोले, माताजी देख लीजिए, ये मिस्टर सेठी होटल में काम करने वाली हर लड़की के साथ यही करता था। अंबर पहली लड़की नहीं थी, मगर कल रात ही हमने उसे अरेस्ट कर लिया। मिस्टर सेठी अब जेल में सड़ रहा है। छेड़छाड़, धमकाने और रेप के केस में 7 साल की सजा हो गई। होटल बंद हो चुका है। माँ ने बस ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है भगवान का इंसाफ हो गया।
और किसी और माँ को ये दिन ना देखना पड़े। आज मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ हंसती खेलती हूँ। मोहल्ले की औरतें बच्चे अब मुझे गुलनाज आंटी कहकर इज्जत देते हैं। सीख, कभी कभी जो सबसे ज़्यादा जलील करता है वही सबसे बड़ा सबक भी बन जाता है। माँ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।